नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट का दोस्तों जो साइंस का दोस्तों जो पेपर बने वो आयोजित हो चुका है और इसके आंसर की मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ। पूरी तो 100% सही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें है ये आप लोगों के सामने रखी, इनसे पूरी तरह से मिलान कर लिया है, आर्थिक समीक्षा से मिलान कर लिया है। 100% आपको सही आंसर बताया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा कि अरावली की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अरावली की जो ये चोटियां उनको बढ़ते क्रम में जब आइए, सबसे पहले दोस्तों जो रघुनाथगढ़ आ जाएगी, रघुनाथगढ़ के बाद में अगर आप लोगों की बात करें तो कुंभलगढ़ आ जाएगी, कुंभलगढ़ के बाद में आपसे अचलगढ़, फिर जरगा, फिर दोस्तों दिलवाड़ा आ जाएगी। ये दोस्तों आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर दोस्तों जो डी है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर आप लोगों को जमाना है। दोस्तों राजस्थान के जो निम्न ये जो जिले हैं इनको पश्चिम से पूर्व की ओर आप लोगों को जमाना है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इन निम्न जिलों को जमाया जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दो तो जो बी है वो एकदम सही राइट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो जिला आएगा जैसलमेर, जैसल के बाद में जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर के बाद में अजमेर आएगा, अजमेर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में क्या आएगा धौलपुर, ठीक है। दोस्तों प्रश्न एकदम सही है ना, आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेगा जो आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों, कुछ झीलें आप लोगों को दी गई है और झीलों के साथ में दोस्तों जो यहाँ के आपके दोस्तों झील है, सिलीसेट झील तो आप सभी जानते हो दोस्तों, कहाँ है दोस्तों साहब जी अलवर में, पुष्कर कहाँ है साहब जी अजमेर में, डीडवाना कहाँ है नागौर में, लूणकर से झील कहाँ है दोस्तों बीकानेर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है राइट हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप लोगों ने पुराने पेपर देखे होंगे ना, एक भी दोस्तों प्रश्न ऐसा नहीं जो बाहर से आया हो, ठीक है। दोस्तों राणा प्रताप सागर दोस्तों बांजू के रावत बाटा कहाँ है साहब जी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। जवाहर सागर बांध की अगर आप लोगों से दोस्तों बात की जाए तो बोरावास गांव दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, जवाहर सागर बांध दोस्तों कोटा में, ठीक है। बोरावास गांव है दोस्तों कोटा में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज कहाँ है साहब जी कोटा में। माई बजार सागर की बात करें तो बोरकोटा में। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तांबा खेतड़ी सिंगाना में मिलता है दोस्तों, तांबा जो खेतड़ी सिंगाना में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए का 4 देखे, आपका ए का 4, ऑप्शन नंबर दो तो सी राइट हो जाएगा। टंगा जो सीसा दस्ता की बात करें तो जावर की खान से और राजपुरा दरीबा की जो खान है यहाँ से प्राप्त होता है। टंगस्टन की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो रेवत और भाखरी की खानों से मिला होता है। संगमर की आप लोगों से बात करें तो मकराना की खानों से मिलता है। ऑप्शन नंबर दो तो सी एकदम बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखेगा, और हाँ दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर रखना, 100% सही आंसर की आप लोगों को यहीं पर बताई जाएगी। बाकी तो सब जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई एमसीक्यू लेकर आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। अगला प्रश्न देखेगा, काली मर्दा है ओ छोरा, इसको दोस्तों थोड़ी देर बाद में देखेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें दो तो इसको प्रश्न को खोजा जा रहा है। अगला प्रश्न देखेगा, बनास नदी आप लोगों को दी गई है, क्या दी गई है साहब जी बनास नदी, और इसकी दोस्तों जो सहायक नदियां हैं वो आप लोगों को मिलान करनी है। तो बनास नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है कोटारी और मेनाल। दोस्तों क्या है कोटारी और मेनाल, ठीक है। और काली सिंध की जो सहायक नदी है वो परवन वाली है दोस्तों, झालावाड़ वाली। और लूनी नदी की सहायक नदियों की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों सूखड़ी हो जाएगी, और माई नदी की जो सहायक नदी जाकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने, भारतीय परंपरागत की ऋतुएं आप लोगों को दी गई और उनके महीने आप लोगों को बताना है। तो बसंत ऋतु जब भी आती है तो बैसाख के महीने में आती है। कब आती है साहब जी बैसाख में, जिसे उगादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उगादी। इसके अलावा दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गुरु ग्रीष्म पूर्णिमा, ठीक है। और हेमंत की बात करें तो दोस्तों एक हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा, और शिशिर की बात करें तो मकर संक्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने, नस्लें गाय की नस्लें आप लोगों को दी गई और जिले दिए गए। राठी नस्ल आप जानते हो, जो राठी नस्ल है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू वाले दोस्तों जो क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा ये देखिए, एक में चार हो जाएगा। गिर नस्ल की बात करें तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पाई जाती है। कांकरेज नस्ल की अगर आप लोगों से बात करें तो कांकरेज दोस्तों जो नस्ल होती है दोस्तों जालोर, सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। सांचोरी नस्ल की आप लोगों से बात करें तो बाड़मेर, सांचौर, मेहड़ और जोधपुर के पश्चिम भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर दो तो जो बी और राइट हो जाएगा। मिलान आपके पेपर में आपके ऑप्शन अलग हो सकते हैं, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा, मैंने मिलान करके आपको बता दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अरावली के क्षेत्र के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों तक फैला हुआ है। एकदम सही बात आती है साहब जी। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच विस्तृत है। ये भी तो बिल्कुल सही बात आती है। भोराट का जो पठार है उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गुंगुदा के बीच में स्थित है साहब जी, ये भी बात आती है। इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ये गलत हो जाएगी। अरावली की जो पहाड़ी है इनकी औसत ऊंचाई क्या 500 मीटर है, नहीं। ऑप्शन नंबर दो तो जो डी है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इसके बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ये ब्रह्मांडीय जो विस्तारशील है। दोस्तों
जो विस्तारित ब्रह्मांडी जो परिकल्पना है, इसे दोस्तों बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जो देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों वो तो बाद में आए थे, लेकिन एडविन हब्बल ने इसका दोस्तों प्रयोग किया था, और इसी में गुब्बारे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था साहब जी? गुब्बारे का प्रयोग किया था। मैंने आप लोगों को बता चुका है दोस्तों, हम राजस्थान के दोस्तों में भारत की जो ज्योग्राफी उसको एनसीईआरटी के दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आए। डिजिटल इमेज के माध्यम से हमने आप लोगों को समझाया था। और दोस्तों कक्षा 11वीं का दोस्तों जो पहला ही पार्ट है वहीं से प्रश्न पूछा गया है। एडविन जो हब्बल है इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो चारों के चारों जो नाम है ना वो उसी पार्ट से लिए गए, ये भी बात याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा दोस्तों लेखांकन प्रति। दोस्तों ये थोड़ा मेरे को प्रश्न नहीं आया दोस्तों, ये थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर आप लोगों के सामने। ये रहा सुमात्रा, इसका वर्तमान नाम दोस्तों इंडोनेशिया है। दोस्तों ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। सुमात्रा इसका वर्तमान में नाम क्या है? इंडोनेशिया है। पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था, ये भी बात सही है। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल ने यहाँ पर भी अपना प्रभुत्व कायम किया था, ये भी बात सही है। यहाँ विजय राजवंश का शासक 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में रहा था। ए, बी और डी सभी दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने, निम्न घटनाओं को दोस्तों काल क्रम के अनुसार आप लोगों को जमाना है। आप सभी जानते हो दोस्तों जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पहले फ्रांसीसी क्रांति आएगी, फिर रूस की क्रांति सन 1917 ईस्वी में होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो सन 1939 से सन 1945 के बीच में आयोजित होता है। फिर इसके बाद में अरब स्प्रिंग आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही बैठ रहा है। आपके में कौन सा बैठ रहा है वो आप चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि बिल्डिंग दोस्तों विंबलडन टेनिस जो टूर्नामेंट है दोस्तों, विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ये लंदन में आयोजित होते हैं। कहां होते हैं साहब जी? लंदन में आयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा जो कि आप लोगों के सामने बेहतरीन प्रश्न है। ये रहा दोस्तों, कुछ जनजातियां आप लोगों को दी गई है और इनके दोस्तों जो क्षेत्र है वो आप लोगों को दिए गए। पूछा गया कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति दोस्तों ये भी कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी की जो किताब है वहीं से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो एस्किमो जो जनजाति पाई जाती है ये दोस्तों हमेशा दोस्तों ध्रुवीय जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। एस्किमो जनजाति हो गई दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों सेमोएड जो जनजाति है ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। मैं भील गोड और मीणा क्षेत्रों की बात करूं तो दोस्तों ये दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो डी में 3 के देखें तो डी में 3, एक में 2, एक में 2। ठीक है, पिग्गी सीमांग और जो सांग जो जनजातियां पाई जाती है ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है शुष्क और गर्म मरुस्थलों में। जो पिग्मी जनजाति होती है दोस्तों, सीमांग जो जनजाति होती है, साकाई जनजाति होती है, ये शुष्क और गर्म मरुस्थलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4। तो एक में 2 ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बाकी जो बुशमैन जनजाति है भूमध्य क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप चेक कर लीजिएगा आपके हिसाब से। अगला प्रश्न देखेगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार जानते हैं दोस्तों जो गरीब परिवार होते हैं उनको आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणियों के बीच बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो साहब ये जो राशि प्रदान की जाती है ये प्रदान की जाती है 51,000 रुपए। कितनी साहब जी? 51,000। अब दोस्तों याद ना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो दोस्तों 2 बेटियों को दोस्तों ये राशि दी जाने वाली, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्न में से किस व्यक्ति को 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो तंगाराम दोस्तों जो भील है दोस्तों ये जैसलमेर के रहने वाले हैं। कहां के दोस्तों? जैसलमेर के। ठीक है दोस्तों, जिनको 2026 में क्या दिया जाएगा दोस्तों? पद्मश्री दिया जाएगा, दिया जा चुका है। और दोस्तों अलगोजा की मैं आप लोगों से बात करूं तो रामनाथ चौधरी आते हैं दोस्तों, जयपुर के रामनाथ चौधरी जो कि क्या बजाते हैं साहब जी? नाक से अलगोजा बजाते। क्या बजाते हैं साहब जी? नाक से अलगोजा बजाते। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के आयु वर्ग के लिए विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी राशि दी जाती है? साहब जी दी जाती है 1500 रुपए प्रति महीने। कितनी दी जाती है? 1500 रुपए प्रति महीने। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों को उनके योगदान के बढ़ते क्रम में आप लोगों को बताना है। तो राजस्थान का दोस्तों योगदान किस खनिज में कितना है ये बढ़ते क्रम में आप लोगों को बताना है। सबसे बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों। ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। टंगस्टन, तांबा, जिप्सम और पोटास। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में 2 कड़ाके वन, ये वन राज्य की मुख्य संपदा में शामिल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ये वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर और उदयपुर के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बात भी सही है।
ये वन राजस्थान में 50 से 49 90 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगी दो धोगड़ा के जो वन है दो 450 मीटर के लगभग दो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर दो तो सी गलत हो जाएगा। सी काट दो, सी काट दो, सी काट दो, सी। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। ए सही है, बी सही है और डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने बेहतरीन प्रश्न है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान की मिट्टियों के बारे में एक बार फिर प्रश्न पूछा गया। लाल पीली मृदा, ओ लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा के बारे में यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये मिट्टी सवाई माधोपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। ये मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है। भाई साहब ये गलत हो गया, नई शब्द कर दिया इसने, क्या कर दिया, नई शब्द। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को काट दो, ऑप्शन बी काट दो साहब जी, ऑप्शन नंबर बी काट दो। ऑप्शन नंबर ए सी डी सही हो जाएगा। ए सही है, सी सही है और डी सही है। ठीक है, बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने है। राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं पर तो विचार आप लोगों को करना है दोस्तों। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे बालू की जो रेत जो होती है दोस्तों, कण होते हैं, उनमें तापमान में दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है। शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु बिंदु तक गिर जाता है दोस्तों। जो जमाव क्षेत्र होता है दोनों यानी कि माइनस से भी चला जाता है। ठीक है, ये भी बात सही है। राजस्थान के शुष्क और उपाद्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। ये भी बात दोस्तों सही है। ठीक है, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है। ये बात तो सही है दोस्तों कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों जो वर्षा की जो मात्रा है दोस्तों ये बढ़ती जाती है। ये भी बात सही है। लेकिन इस हिसाब से अगर ऑप्शन को देखें तो फिर ऑप्शन तो बैठ ही नहीं रहा ना। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु, नहीं 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 नहीं, राजस्थान में शुष्क और आर्द्र नहीं। ऑप्शन नंबर सी गलत करे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला के दौरान निर्धारित होती है। ये भी बात सही है। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। जल विभाजक के पूर्व में बनास और उसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है। जल विभाजक के पूर्व में एकदम सही बात है। बनास और उसकी जो सहायक नदियां वो तो चंबल में मिलती, ये भी बात सही है। जल विभाजक के पश्चिमी और दक्षिण की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, कहां जाती है साहब जी, अरब की खाड़ी में जाती है। अरब की सागर की जो खाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी दो तो डी 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 डी। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी सही हो जाएगा। ए सही है, बी सही है और सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में सही कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। ये अरावली के उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी में विस्तारित है। एकदम सही बात है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र से 30 से 50 मीटर की होती है। ये बात गलत हो जाएगी। ये गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर और जोधपुर और सीरों जिलों तक विस्तृत है। ये भी बात सही है। ये क्षेत्र बालू से आच्छादित है। ये बात भी सही हो जाएगी। तो ए सही है दोस्तों, बी सही, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, सी सही है और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आपके हिसाब से। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की भौतिक और प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान की जो अरावली है, ये गोंडवाना लैंड का भाग मानी जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा और राजस्थान की लवणी जिले तैतीस सागर का भाग मानी जाती है। ये भी सही है। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है जो कि राज्य के दो भागों में बांटती है। ये भी बात सही है। ए बी सी दो तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुहिल राजवंश किसने गुहिल वंश के निम्न में से कौन से शासक ने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी? ओ महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की तो वीणा का क्या नाम था दोस्तों? इनकी एक वीणा था, अभी हाल ही में दोस्तों जो नई किताबें आई है ना दोस्तों, वीणा वीणा इनकी वीणा का नाम क्या था साहब? इनकी वीणा का नाम था वल्लकी। क्या नाम है? वल्लकी। ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जब मैंने कल आपको पेपर सॉल्यूशन कराया था तब भी बताया था जो कोटा के थे तो वो थे मेजर बर्टन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेजर बर्टन। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी चुंगटिया लिया था?
तो चेतावनियां जो चुंगटिया लिया था दोस्तों फतेह सिंह के समक्ष रखा था। केसरी सिंह 12 टने लिखे थे। कितने सोरठे लिखे थे साहब जी? 13 सोरठे लिखे थे। कितने लिखे थे? 13। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने कि किसने अबुल फजल के द्वारा सशस्त्र दुर्ग के बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है? अबुल फजल ने जिस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है उसका नाम है रणथंबोर दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि मेवाड़ के किस क्षेत्र में 4 भुजाओं वाले लोक देवता को किस नाम से जाना जाता है? वही दोस्तों कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15 वर्ष की मानसिक आयु के 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों बहुत ही शानदार है। दोस्तों आपको सिर्फ सूत्र लगाना था दोस्तों, मानसिक आयु वाला दोस्तों जो आईक्यू का जो सूत्र है वो आप लोगों को यहाँ पर लगाना था। 125 हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा कि बुद्धि लब्धि की निम्न में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता के मध्यम स्तर से रहने के अंतर्गत रखी जाती है? तो आईक्यू का दोस्तों जो 35 से 40 से 50 के बीच की जो वो होती है ना आईक्यू, उसे मध्यम स्तर की श्रेणी में माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आईक्यू 30, 35 से 40 और 50 से 55 के मध्य की जो स्तर का होता है उसे मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों साइकोलॉजी का। अगला प्रश्न देखिएगा ये अभिव्यक्त अधिगम, दोस्तों बहुत बारी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि अभिव्यक्त जो अधिगम का संबंध किस व्यक्ति से आता है? साहब जी ये व्यक्ति आते हैं टोलमैन। कौन आते हैं? टोलमैन के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। दोस्तों साइकोलॉजी में अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी विधि विधि कारण और प्रभाव के संबंध स्थापित करने के लिए उचित मानी जाती है? तो प्रयोग मूलक जो विधि है, विधि कौन सी विधि कारण और उसके जो प्रभाव है, किसी भी चीज का कारण हो गया और उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, अगर इस प्रकार के अगर आपको कोई मेथड यूज में करना है तो उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल विधि, ठीक है। मेथड यानी कि प्रयोग करके आप उसको जान सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 तो जो डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी हवा दक्षिणी भारत में आम्र बोछार के नाम से जानी जाती है? आम्र बोछार वही करेगी जब समुद्र से दोस्तों स्थल की ओर क्या आएगी? हवाएं आएगी। अर्थात तटवर्तीय क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रस्तावित होने वाली जो हवाएं होती है ये आम्र बोछार करती है। और कहां करती है साहब जी? केरल तमिलनाडु का जो इलाका यहाँ पर करना थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने है, शंकराचार्य निम्न में से कौन सा मठ यानी पुरी में स्थित है? शंकराचार्य का कौन सा मठ पुरी में स्थित है? पुरी जानते हो उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है साहब जी? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में जो जिस मठ का नाम क्या है वो आपको बताना है। गोवर्धन मठ नाम। क्या नाम इसका साहब जी? गोवर्धन मठ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अजंता की एलोरा की जो गुफाएं, अजंता एलोरा की जो गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? कक्षा 12वीं की चित्रकला की पुस्तक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा साहब जी? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था झालावाड़ में कोलवी की गुफा है दोस्तों। किसकी गुफा है दोस्तों? कोयले की। अगला प्रश्न देखिएगा ये रहा, भारत का पूर्वी तट कौन सा है? दोस्तों 4 तट आप लोगों को दिए गए जो कि पूर्वी तट आप लोगों को बताना है। कोंकण तट दोस्तों जो कि पश्चिम में स्थित है। सौराष्ट्र का जो तट है ये भी पश्चिम में स्थित है। मालाबार तट भी दोस्तों कहां स्थित है? पश्चिम में स्थित है। कहां पर स्थित है? पश्चिम में। लेकिन दोस्तों जो पूर्व में आप लोगों से पूछा गया उसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी ठोके पूछ रहे भाई, ये बंदा तगड़ा वाला बताए। सोडियम क्लोराइड। कई बार मैंने आप लोगों को बताया था जब आरपीएससी के पेपर सॉल्यूशन किया, में 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है? कोयला भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड में साहब जी। उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? छत्तीसगढ़। ये भी बात आपको याद रखनी, झारखंड में, ठीक है। उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा निक्षेप कहां पर है? झारखंड में। दोनों अलग अलग बातें, ठीक है दोस्तों। यार ना 12वीं की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा योजना के कितनी बड़ी योजना, तो बड़ा क्वेश्चन आओगे यार एग्जाम में। राजस्थान में काली बिल उड़ान योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन का आप लोगों को चयन करना है। योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 वर्ष की आयु की लड़कियां और महिलाएं निःशुल्क सैनिटरी के नेपकिन प्रदान की जाती है। एकदम सही बात है। मासिक धर्म, स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य क्या है साहब जी? जो मासिक धर्म आता है दोस्तों उसमें गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ये भी सही है। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और राज्य विकास सैनिटरी नैपकिन इसका दोस्तों करेंगे, ये भी बात सही है।
निःशुल्क कैंप किन आंगनबाड़ी केंद्रों में, विद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों में इसको प्रदान किया जाएगा। ए बी सी डी सारे के सारे सही, ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। लगा दो तुक्का तीर का, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। चले आ जाओ भाई, आ जाओ रे, आ जाओ, देख लो अंत तक रुकना दोस्तों, बहुत ही शानदार पेपर होगा। आप लोगों के सामने किया जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है यार, आप बन तक बने रहिए। हमने डिजिटल इमेज के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लासें लेकर आ रहे हैं, वीडियो देखा करो आप। राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? कितनी बार बता चुके हैं, कल भी बताया था, पेपर सॉल्यूशन किया था, लेवल असिस्टेंट 2022 का पेपर सॉल्यूशन किया था, तभी बताया था कि जो बाणगंगा जो नदी है, इसे दोस्तों ताला नदी के नाम से जाना जाता है और जयपुर के विराट नगर से निकलती, क्या निकलती है दोस्तों? जयपुर के विराट नगर से निकलती है। और विराट नगर का दोस्तों जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है, पर यात्रा। क्या देखने को मिलता है साहब जी? पर यात्रा। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने, कृषि जलवायु प्रदेश 4B, दोस्तों जो 4B है ना, राजस्थान का आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ओ, यहाँ रक्ताप मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ओ, कितना, कौन सी है? हरिवंश सक्सेना की बुक इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है या नहीं है? मैंने आप लोगों से कितनी बार बोल चुका हूँ, टिक कर लिया करो, गलती हो जाएगी वरना मेरे से भी हो जाती है। तो देखो, डीडवाना झील खारे पानी की झील है साहब जी, पचपदरा खारे पानी की झील है, कुचामन झील, कोलायत झील मीठे पानी की झील है साहब जी। किसके पानी? दोस्तों मीठे पानी के, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केम, इसके अलावा थोर के पेड़ पाए जाते हैं? ओ, उष्ण कटिबंधीय जो कटीले वन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है? ओ, मरुस्थलीय जो मृदा पाई जाती है ना तो डेजर्ट सोयल, निम्न लवणता पाई जाती है और उच्च उर्वरता नहीं। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता आप लोगों को बतानी है। रुको 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 रुको, डेजर्ट सोयल की विशेषता आपको बतानी, उच्च निम्न उर्वरता और उच्च लवणता, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है साहब जी? तो चंबल, काली सिंध और पार्वती। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पहले भी आरपीएससी के द्वारा, याद रखना इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, केपीसी, ठीक है। कौन सी नस्ल विदेशी गाय की नस्ल है? तो विदेशी गाय की नस्ल साहब जी जर्सी ही है, ठीक है दोस्तों। नागौरी, कांकरेज और मेवाती तो राजस्थान की ही देसी नस्लें, जर्सी अलग हो जाएगा। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है दोस्तों, तो वो है दोस्तों नेशनल हाईवे 52, ठीक है दोस्तों। जो जिसका वर्तमान में जो नया नाम देखने को मिलता है वो देखे दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 11, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप लोगों से बताना है, यानी कि नॉर्थ से आपको साउथ की ओर जाना है। कहां जाना है तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाना है, ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में पाया जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारां में स्थित है साहब जी। धवा या धोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जोधपुर में स्थित है, आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा दोस्तों। धवा या धोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है दोस्तों? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर। तालछा पर चूरू में, ऑप्शन नंबर देखे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी राइट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या आ जाएगा? तालसा पर आएगा, फर्स्ट नंबर पे तालसा पर आएगा, दूसरे नंबर पे धोली वाला आ जाएगा दोस्तों जोधपुर वाला, फिर बाद में दोस्तों 12 वाला आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3, फिर दोस्तों 4 आएगा सीता नंबर वाला, ठीक है। मिलान कर लीजिएगा आपके हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, अगर राजस्थान में तांबे के खदानों को उत्तर से दक्षिण, वो बहुत ही शानदार दोस्तों, आरएमएसएसबी के द्वारा मैंने आप लोगों से परसों के दिन जब लैब असिस्टेंट 2022 का पेपर सॉल्यूशन किया था तब आप लोगों को बता दिया था कि आरएमएसएसबी इस बार आरपीएससी के लेवल का पेपर बनाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है यार, देखिएगा। तो सबसे पहले आएगी दोस्तों खेतड़ी सिंगाना की दोस्तों खान, ऑप्शन नंबर 1 पे ये आ जाएगी। फिर खुद रीबा की खान आ जाएगी, फिर गुलाबपुरा की आ जाएगी, फिर रेल मगरा आ जाएगी दोस्तों, यानी कि सी बी ए डी, सॉरी दोस्तों सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में से लिफ्ट नहरों को उनको नॉर्थ से दक्षिण के क्रम में आप लोगों को बताना है। कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले आएगी कमर्शियल लिफ्ट नहर परियोजना, फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना, फिर आएगी गुरु जांबेश्वर लिफ्ट परियोजना, फिर आएगी जय नारायण व्यास दोस्तों। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई को उनके स्त्रोतों को में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में आपको करना है, किसमें करना है? बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों सबसे कम पाए जाते हैं अन्य स्त्रोतों में, 1 नंबर पे आ जाएगा।
फिर इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों तालाब दूसरे नंबर पर, इसके बाद में नहर तीसरे नंबर पर, सबसे ज्यादा आएगी दोस्तों कुएं 4 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो आगे आप लोगों के सामने, निम्न कृषक आंदोलनों को उनके घटते हुए क्रम में आप लोगों को काल क्रम अनुसार आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, आंदोलन हुए थे, काल क्रम देखिएगा। बिजोलिया कृषक आंदोलन चरण 1 सन 1897 से सन 1915 के बीच में आप लोगों से चला था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मेव कृषक आंदोलन की आप लोगों से बात करें तो सन 1932 में चला था। ठीक है दोस्तों, अलवर में भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर कृषक आंदोलन की आप लोगों से बात की जाए सन 1931 में चला था, और अलवर कृषक आंदोलन की आप लोगों से बात करें तो सन 1921 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्रम देखें तो एक ए बी डी सी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, आप मिलान कर लीजिएगा इसके हिसाब से। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान के एकीकरण के संबंध में काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों राजस्थान की जो एकीकरण के जो 7 चरण थे इनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मत्स्य संघ सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के बाद में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया जाता है, फिर बनता है दोस्तों वृहत राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी बी डी, ए सी बी डी, ठीक है, ए सी बी डी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। वो कक्षा 10th वाली बुक आ गई क्या? अपनी फेवरेट बुक है भाई, आरपीएससी और आरएमएसएसबी कक्षा 10th का लास्ट का पार्ट है भाई। सबसे जो अंतिम पार्ट है उसमें से दो प्रश्न पूछे गए थे। जीएच ओझा का जन्म, गौरीशंकर ओझा का जन्म सन 1863 में होता है। मैंने आप लोगों से करवा चुका हूं, पहले एमसीक्यू वाले जाकर देख सकते हो दोस्तों, आप एमसीक्यू जाकर देख सकते हो कितनी बार करवा चुके हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों जो जन्म 1863 में संत बाबूजी चतुर सिंह जी का जन्म होता है दोस्तों, जो कि मेवाड़ के प्रसिद्ध संत हुए सन 1879 में इनका जन्म होता है। दयाल दास जी का जन्म 1798 ईस्वी में होता है, और कवि राजा श्यामल दास का जन्म होता है सन 1836 में। इस हिसाब से मैच करें तो दोस्तों देखिएगा दयाल दास जी 1 नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में कवि राजा श्यामल दास की अगर आप लोगों से चर्चा करें तो 2 नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, और 3 नंबर पर आ जाएंगे दोस्तों जीएच ओझा, 4 नंबर पर आ जाएगी बाबूजी चतुर सिंह जी। ऑप्शन नंबर देखे सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा जो कि आप लोगों के सामने है कि पर्यटन स्थल और स्थान आप लोगों को मिलने वाला है। चित्रामल, जिसे दोस्तों चित्रमल कहा जाता है, साहब जी बूंदी में स्थित है। विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़ में। अबेड़ा की जो महल है दोस्तों ये कोटा में है, और सुनहरी जो कोटी है वो टोंक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मिलान कर लीजिए, हमने मिलान कर दिया है दोस्तों। इसी वजह से मैं कहता हूं आप लोगों से कि जब भी आप दोस्तों आरपीएससी आरएमएसएसबी के दोस्तों अगर किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमेशा पीवाईक्यू को देखें, और हमारे दोस्तों यशस्वी विद्या हमारे चैनल पर जाकर आप दोस्तों श्रृंखला को देखें। हमने डिजिटल इमेज के माध्यम से नए नोट्स लेकर हम आपके सामने हैंड राइटिंग नोट्स लेकर आए, बहुत ही शानदार तरीके से, आप भूलोगे नहीं, विद ट्रिक के साथ में। देखते ही दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, एक बार वीडियो जाकर जरूर देखें। तो देखेगा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जयपुर प्रजामंडल जो कि सन 1944 में इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। जानकी देवी बजाज, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्न घटनाओं के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई साहब कल ही वीडियो डाला था दोस्तों, 9 मई थी, और 9 मई के दिन जब आप कल लेब असिस्टेंट के ज्योग्राफी का जो पेपर कर रहे थे तब मैंने आप लोगों से महाराणा प्रताप वाला दोस्तों एक वीडियो शेयर किया था, 1 मिनट का वीडियो था, जिसमें महाराणा प्रताप के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में बताया गया था। लगभग 8 से 10 पेज थे मात्र एक वीडियो में, कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मेवाड़ के शासक बनना, ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले यही आ जाएगा कि वो सबसे पहले मेवाड़ के शासक बने साहब जी। मेवाड़ के बाद में दोस्तों वो जो अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि से नजर से बचाने तो अपनी रियासी गोगुंदा से कुंभलगढ़ अंदाज की, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध होना साहब जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और दिवेर का युद्ध हो जाएगा दोस्तों सबसे अंत में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा आपके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, बाकी ऊपर के ऑप्शन सेम रहेंगे, नीचे के ऑप्शन हमेशा चेंज होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दोस्तों छोड़िए, थोड़ा साइकोलॉजी का प्रश्न था, अच्छा लेवल के प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के सामने छोड़ दिए। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, ये देखो एडरसन, ये देखिए एडरसन के अधिगम की विश्लेषणात्मक व्यवस्था चाहो तो आप इसको देख सकते हो। इसका दोस्तों जो आंसर है वो ए और बी और ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी और डी वो गलत है। हाँ ये देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है। ओ भारत का जो सबसे बड़ा जो सौर पार्क है
जिसका नाम है दोस्तों बडला स्वर्ग पार्क, जो कि कहाँ स्थित है साहब जी, राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों तापी नदी की दोस्तों सबसे पहले एक नंबर पर आ जाएगी, फिर कृष्णा नदी आएगी, कृष्णा नदी के बाद में यमुना नदी तीसरे नंबर पर, और यमुना के बाद में दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो दोस्तों 4वें नंबर पर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों बी, डी, ए और सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि कोयले में निर्मित कार्बन की बढ़ती मात्रा के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एनसीईआरटी कक्षा 11वीं का प्रश्न, सॉरी दोस्तों कक्षा 12वीं 11वीं का प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों पीट कोयला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। पीट कोयले के बाद में दोस्तों जो लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट कोयले में, फिर बिटुमिनियस कोयले में, फिर दोस्तों चौथे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला, ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों सी। ठीक है, डी, सी, ए, बी। अगला प्रश्न देखिएगा, लगभग 30 प्रश्न हो चुके हैं ये दोस्तों, भारतीय इतिहास का प्रश्न आ चुका है कि निम्न को आपको काल क्रम के अनुसार आपको जमाना है। रोलेक्ट एक्ट आप सभी जानते हो 1919 का एक्ट है दोस्तों। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो कि सन 1920 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 का है, और चंपारण आंदोलन सन 1917 का है। आप मिलान करें तो डी के बाद में ए के बाद में बी और फिर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मिलान आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दी गई दोस्तों चाय एक प्रकार की सब्जी, कैसी फसल है सब्जी, जो चाय है वो एक प्रकार से रोपण फसल है। कैसी फसल है, रोपण। सोयाबीन की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ये एक प्रकार से नकदी फसल है। कपास और जूट की मैं बात करूं तो दोस्तों ये एक प्रकार से रेशा फसल है, और मक्का की मैं बात करूं तो दोस्तों खाद्य फसल है। अगर मिलान करेंगे तो एक में 2, बी में 3 और दोस्तों सी में 1 और डी में 4, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये मिलान आपके हिसाब से कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ द्वीप आप लोगों को दिए गए और पता करना है कि साहब जी ये द्वीप किससे रिलेटेड है। ओ व्हीलर द्वीप, जो व्हीलर द्वीप तो ये चर्चा में रहे थे। दोनों के दोनों जो द्वीप है ना, हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहे थे 2025 में, इस वजह से प्रश्न पूछा गया है। व्हीलर द्वीप की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ये एक प्रकार से जलोढ़ द्वीप है। बूचर द्वीप की मैं आप लोगों से बात करूं तो बूचर जो द्वीप है एक प्रकार से चट्टानी द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप की मैं अगर आप लोगों से बात करूं, ये एक प्रकार का पर्वतीय द्वीप है। और लक्षद्वीप द्वीप की मैं बात करूं तो ये प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है, प्रवाल द्वीप, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जो आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप लोगों को दिया गया है, और उसमें साथ में इसकी दोस्तों जो विशेषता है वो आप लोगों को बतानी है। उष्ण कटिबंधीय दोस्तों जो जलवायु वाला दोस्तों जो क्षेत्र है, ये सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। शुष्क जलवायु की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो संभावित वार्षिक वर्षा से अधिक होता है। ठीक है, गर्म जलवायु की अगर आप लोगों से बात की जाए तो गर्म जलवायु होती है सबसे ठंडे महीने का औसत -3 से 18 से कम। ठीक है, और ठंडी जलवायु सभी महीनों का औसत 10 डिग्री से कम। ठीक है, मिलान कीजिएगा आपके हिसाब से। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति, 2 बार 1857 की क्रांति का क्वेश्चन पूछा गया है। झांसी की रानी जो कि रानी लक्ष्मीबाई थी साहब जी, ठीक है, अवध में कौन थी, ब्रिजेश कदर था। तो ये एक लड़का था ब्रिजेश कदर, वैसे यहाँ पर बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल का लड़का आता है तो जिसका नाम है ब्रिजेश कादर। कानपुर में कौन थे साहब जी, नाना साहेब और तात्या टोपे व्यक्ति, 2 व्यक्ति थे। दिल्ली में दोस्तों जो बहादुर शाह थे वो दोनों थे। ठीक है, आप मिलान कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 तो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मौर्यों का उल्लेख उत्तर, बौद्ध, जैन और पुराण साहित्य में देखने को मिलता है, एकदम सही बात है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए। प्रस्तर सतहों का मतलब है दोस्तों शिलालेखों पर। ठीक है, ये भी बात सही है। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा के लिए किया था, ये भी बात सही आती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी सही बात आती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दो तो चारों के चारों सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन भाई साहब जिस पेपर सेटर ने ये प्रश्न बनाया है ना उसने ना कुछ गड़बड़ की है इस पेपर में। क्या की है साहब जी, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और आरपीएससी के लेवल का प्रश्न बनाते बनाते क्या हो गया, गोलगप्पा हो गया उसका दिमाग। अरे भाई देखो देखो, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथनों की विचार आप लोगों को करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, एकदम सही बात है दोस्तों, सही है।
इस शब्द की उत्पत्ति, हड़प्पा की उत्पत्ति उस स्थान से हुई है जहां पर इस सभ्यता का पहचाना गया है। अर्थात जहां पर हड़प्पा जो स्थल खोजा गया था उसी आधार पर इसे क्या नाम दिया गया है, हड़प्पा स्थल नाम दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी सही है। यह सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 बीसीई से 13000 बीसीई तक दोस्तों माना जाता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। गौर करना, 2600 ईसा पूर्व से, देखिए 2600 ईसा पूर्व यानी कि दोस्तों 2600 बीसी से 2600 से 1900, ठीक है 1900 का टाइमिंग पीरियड माना जाता है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत करे तो साहब जी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो तो सी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अर्थात अगर ऑप्शन नंबर ए तो सही है और बी भी सही है, क्या करें भाई, ऑप्शन पूरे के पूरे गलत थे, पर्सन डिलीट जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, थार मरुस्थल के महत्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का दोस्तों चयन आप लोगों को करना है। मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा माना जाता है। पशुपालन और जो पशुओं को चराना दोस्तों मुख्य पेशा माना जाता है, एकदम सही बात है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व भी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 5 जिले, ठीक है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रोक फास्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाई जाती है, ये बात भी सही है। ये अपनी भू आकृतिक विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। वो जैसे मेहरानगढ़ का किला, हाँ ना, तगड़े 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 तगड़े। ऑप्शन नंबर 4 सही, ए बी सी डी चारों के चारों सही है साहब जी, लगा दो तीर का तुक्का, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने, ओ दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार आप लोगों को करना है। लाखों वर्ष पूर्व 33 सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, एकदम सही बात है साहब जी। भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ, ये भी सही बात है। प्रायद्वीपीय भारत और विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति कायम की। दोस्तों देखिए उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ा था, एकदम सही बात है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों सही है, ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि किसने कहा था कि राजपूत, शक और सीतियन के वंश से, ओ कर्नल जेम्स टोड बाबा है ना, घोड़े वाले बाबा, कई बार चर्चा कर रहा हूँ, रोज चर्चा कर रहे हैं हम इनकी, तो ठीक है। तो कर्नल टोड ने कहा था, सब जानते हो आप, तो छोटा मोटा पर्सन है तो राजस्थान जी के। काटो श्याम बाबा, ओ कोई भूलेगा ही नहीं इस पर्सन को। तो काटो श्याम जी का मेला साहब जी सीकर में बढ़ता है, भरतरी का मेला अलवर में बढ़ता है, करनी माता का मेला देशमुख बीकानेर में बढ़ता है, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। मिलान कर लीजिएगा, आपके हिसाब से आपका ऑप्शन जाने और आप जानो साहब जी अपना देखिएगा। हाड़ौती प्रजामंडल, ओ पंडित नईनू राम शर्मा हाड़ौती प्रजामंडल, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की अगर आप लोगों से बात करूं साहब जी माणिक्य लाल वर्मा आ जाएंगे। जयपुर प्रजामंडल की आप लोगों से बात करूं तो कपूर चाटनी जो पाटनी है वो आ जाएंगे दोस्तों। और धौलपुर प्रजामंडल की बात करें तो दोस्तों केडी पालीवाल आ जाएंगे, अर्थात कृष्णदत्त पालीवाल। दोस्तों 4 ऑप्शन है, चारों के चार आपको मिलान कर दिए गए, आपके हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे वो दुर्गों के बारे में चर्चा की जाए। जैसलमेर दुर्ग एक प्रकार से दोस्तों कैसे, दोस्तों रेत का दुर्ग है, ये देखिए धानवन दुर्ग, ठीक है। सिवाना दुर्ग की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो साहब जी सिवाना जो दुर्ग है एक प्रकार से वन दुर्ग है, कैसा है साहब जी, वन दुर्ग। गागरोन दुर्ग की मैं बात करूं तो साहब जी पानी वाला दुर्ग है, अर्थात ओदुक दुर्ग है। जालोर दुर्ग की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ये साहब जी एरण दुर्ग है। आप मिलान कर लीजिएगा, आपके हिसाब से बहुत ही शानदार पर्सन है, कक्षा 9th और 10th की बुक है, तो हो हद कर रहे की भाई आ रहे तस्वीर में, ठीक है। तीज त्योहारा डू बावड़ी ले डूबी गणगौर है, वही आ गया क्या। तीज, तीज कब मनाई जाती है साहब जी, तीज मनाई जाती है दोस्तों सावन के महीने में। ओ आ जाओ, सावन के महीने में तीज मनाएंगे, ठीक है। होली, ओ होली फागण में,